Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chindwara. Dear students, today I am here along with the third part of poverty as a challenge, and in this session we will see about the causes of poverty. बच्चों आज हम निर्धनता के कारणों को जानेंगे and after that we will see the anti poverty measures. हम इसके बाद निर्धनता निरोधी उपायों को भी जानने का प्रयास करेंगे. तो हम शुरुआत करते हैं द कॉजेज ऑफ पोवर्टी से. Dear children, there are so many causes of poverty in our India. It is very tough problems with our independent India. हमारे स्वतंत्र भारत के साथ ये बड़ी समस्या के तौर पर हम इस निर्धनता को देखते हैं. And through this session we will try to understand about the causes of poverty. गरीबी के क्या कारण हैं हमारे भारत देश में, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे. नंबर 1, there is a reason with a historical. One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. बच्चों, भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं. उनमें से एक कारण है, ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो काफ़ी निम्न स्तर का था, लो लेवल का था. द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रियून्ड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल. बच्चों, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर थी तो उसने ऐसी कई पॉलिसीज़ बनाई थी जिसकी वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स की टेक्निक थी या कह लीजिए पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया. साथ ही साथ बच्चों उन्होंने वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को भी हतोत्साहित किया, डिस्करेज किया. द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s. और ये विकास की जो धीमी गति थी, धीमी दर जो थी, 1980 के दशक तक जारी रही. एंड दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स. इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कम होने लगी है. इसके परिणाम थे ये लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स, आय की जो वृद्धि दर थी वो भी गिर गई थी. ठीक. और इसके अलावा एक और रीज़न था बेटा, जब हमारी इनकम कम हो रही है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ लो हो रही है, एंड दिस वाज अकम्पनीड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. और साथ ही साथ क्या हो रहा था, जनसंख्या की उच्च दर में और भी ज़्यादा वृद्धि हो रही थी. जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी. तो बच्चों, द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपेट्यूटेट द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो आर्थिक प्रगति को बढ़ावा नहीं मिल पाया और जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाया. इन दोनों ही मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा. ठीक. तो हमारे सामने पॉवर्टी के दो कॉज अभी हमने जो देखा, पहला तो था हमारा हिस्टोरिकल रीज़न. और उसके अंतर्गत हम जब देखें 1980 के डिकेड्स तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी लो थी, इनकम लेवल काफ़ी कम था, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो काफ़ी लो थी, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार बढ़ता चला जा रहा था. तो ये इनके कॉजेज़ में शामिल किए जाते हैं. विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ओके बच्चों, विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, आई हैव टॉट यू इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ओके बच्चों, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के साथ साथ जब इरिगेशन, सिंचाई के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हुआ तो कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए. मैनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. लेकिन इसका जो प्रभाव था वो भारत के कुछ ही भागों तक सीमित था. ठीक है. The industries, both in public and the private sector, did provide some jobs.
हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थी, जो उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों के उन्होंने कुछ रोजगार के अवसर जरूर उपलब्ध कराए थे, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल जॉब सीकर्स। किंतु ये उतने रोजगार नहीं थे बेटा जितने लोगों को उसकी ज़रूरत थी। ठीक है। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एट्सेट्रा। शहरों में नौकरी पाना हर किसी के लिए तो संभव नहीं था, कुछ लोग उसमें असफल भी हो गए। तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पाया उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने शहरों में रिक्शा चलाने का काम किया, वेंडर्स की भूमिका का निर्वहन किया, विक्रेता बन गए, जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ पर एज अ वर्कर काम करने लगे, डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने लगे। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स दिस पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। अब क्योंकि ये इनके जो जॉब थे बेटा वो इरेगुलर थे, उनको ये शर्ट नहीं होती थी कि उन्हें रोज़ एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, उनकी इनकम भी काफ़ी कम थी, तो ये लोग एक्सपेंसिव हाउसेस में, महंगे घरों में नहीं रह सकते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़। आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़ का मतलब है कि जो शहरों के बाहर, ठीक है, जो स्लम एरिया था, झुग्गियों में, ये वहाँ पर रहने लगे। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्टी, लार्जली अ रूरल फिनोमेना, ऑल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। बच्चों, वे शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे और जो निर्धनता की समस्याएं थी, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना के तौर पर देखी जाती है, वो भी नगरीय क्षेत्र की एक विशेषता बन गई, क्योंकि अब इन लोगों के पास इरेगुलर जॉब था, जॉब सिक्योरिटी तो थी ही नहीं, है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ लीजिए, उसमें वो वर्क कर रहे हैं। दूसरा कि उनकी इनकम इतनी लो थी कि वे एक्सपेंसिव हाउसेस में, महंगे घरों में वो नहीं रह सकते थे। ये दे वर लिविंग इन द स्लम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज़, तो शहर के बाहर झुग्गियों में रहने लगे थे। तो ये कॉजेज थे बेटा जो लो इनकम और इरेगुलर जॉब के। ओके, दिस इज ये भी एक कारण इसके शामिल किए जा सकते हैं। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। बच्चों, निर्धनता की दर, जो उच्च निर्धनता की दर है, एक और विशेषता है आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटीज़। ठीक है, उसको समझते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। इसका एक प्रमुख कारण क्या है कि लोगों के पास जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है, या जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पर उनकी पकड़ वो भी अनइक्वल ही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस वजह से भी ये जो पुअर्टी रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। बेटा, अनेक नीतियाँ बनाई गई, हम इन नीतियों के बावजूद भी हम किसी सार्थक ढंग से इस गरीबी के मुद्दे को नहीं निपटा सके। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये रूरल एरियाज़ में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स था, परिसंपत्तियों का जो पुनर्वितरण पर आधारित जो भूमि सुधार, ये नीति को पहले ज़्यादातर राज्य सरकारों ने बड़े प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना था, वो नहीं करवा सकी, हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, है ना। उन्होंने एक यथावत तौर पर प्रभावी ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सके। एंड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इसलिए ये समझा जाए कि भारत में अगर लैंड रिसोर्सेज है, भूमि संसाधन है, उसकी कमी निर्धनता का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। ऐसा क्यों कह सकते हैं कि लैंड रिसोर्सेज की कमी की वजह से, ठीक है, लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज की वजह से ये सबसे बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, वो रूरल एरियाज़ में रहती है। तो सबसे बड़ा जब आबादी गांव में रह रही है तो वो किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चरल सेक्टर पर।
तो लैंड रिसोर्सेज उनसे रिलेटेड है, और जब लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज की सिचुएशन बनेगी तो स्वाभाविक तौर पर भारत में गरीबी का एक ये मुख्य कारण बनेगी। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ रूरल पीपल। अगर इस नीति का ढंग से क्रियान्वयन हो जाता तो करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन जो है वो सुधारा जा सकता था। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर्टी। बच्चों, भारत में ऐसे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी हैं जो पुअर्टी यानी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक, इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग अ वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बच्चों, अति निर्धनों सहित भारत जो भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी है उसको लेकर के भी भारत में जो लोग हैं वो अपने सामाजिक दायित्वों के लिए, ठीक, और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए जो आयोजन होता है उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं। ठीक, तो ये सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिएगा अपने आसपास में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके ऊपर हर एक व्यक्ति दिल खोल कर पैसा अपना देता है, खर्च करता है। अगर हम सोशल की बात करें तो जो शादी विवाह होते हैं उसमें लोग भरपूर पैसा अपना यूज़ करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पुअर्टी का कॉज में शामिल किया जा सकता है। समाज को देखकर एक व्यक्ति समाज के उच्च वर्ग को देखकर छोटा व्यक्ति भी उसे फॉलो करने की कोशिश करता है जिसके पास उतनी आर्थिक समृद्धि नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह भी उसकी गरीबी का मुख्य कारण बन जाती है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना। बच्चों, आपने देखा होगा कि गांव में जो किसान होते हैं वो अपनी खेती करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को खरीदना पड़ता है, जैसे बीज है, सीड्स, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, है ना। और इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को उसे खरीदनी पड़ती है। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, और गरीब आदमी के पास, निर्धन के पास कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को खरीदना है तो क्या करेंगे, वे कर्ज लेंगे। ठीक है, दे बोरो एंड अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पुअर्टी, और वो जो ले तो लेते हैं लेकिन निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण उसका पेमेंट या वो भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं और वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। दे फॉल, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस, वो कर्ज और ऋणग्रस्त हो जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पुअर्टी। तो अत्यधिक ऋणग्रस्तता, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज ले लिया, ये भी पुअर्टी का कारण है और परिणाम दोनों ही है। बच्चों, हमने अभी तक जो कॉजेज़ देखे उसमें हिस्टोरिकल रीज़न के तौर पर आपको मैंने बताया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स का जो वो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको डिस्करेज किया गया। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी वो उतने स्पीड से नहीं चल पाई, 1980 के डिकेड्स तक वो एज इट इज़ बनी रही। इसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं हो पाई लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हुई। ठीक, इनकम लेवल काफ़ी लो थी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम। दीज आर द कॉजेज ऑफ पुअर्टी, ओके। एंड आफ्टर दैट वी गॉट एन इन्फॉर्मेशन दैट इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन was spread मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, परंतु इसका जो इफेक्ट था बेटा वो भारत के कुछ ही क्षेत्रों में पड़ा, तो बाकी हिस्से उससे अधूरे रह गए, अछूते रह गए, तो वहाँ पर वो गरीबी बनी रही। और हम जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो काफ़ी उसने एम्प्लॉयमेंट दिया। और इसके अलावा जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, लेकिन वो उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स नहीं थे जितने कि लोग बेरोज़गार घूम रहे थे। फिर हमने इनकम इनइक्वालिटी के बेस पर समझने की कोशिश किया पुअर्टी को। हमने देखा लैंड और रिसोर्सेज के
इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को. दिस वाज द अनदर कॉज ऑफ पुअर्टी. ओके, एंड आफ्टर दैट वी गॉट द सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर. ये भी हमारे देश की गरीबी का कारण था. फिर हमने देखा डेप्टनेस ऑफ फार्मर, है ना, किस तरह से वो कर्ज लेते हैं और अपनी पूरे जीवन भर की कमाई या कह लीजिए ज़मीन जायदाद ये सब बेच करके वो शायद अपनी गरीबी को दूर कर पाता रहा होगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स द एंटी पॉवर्टी मेजर्स. निर्धनता को खत्म करने, निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत की जो विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा था. ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी. The current anti-poverty strategy of the government is based on two planks. बच्चों, सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पर निर्भर. नंबर 1, द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, इसके कारण इसको प्रोत्साहन देना, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना. ठीक. और नंबर 2, टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स को प्रमोट करना जो इस गरीबी को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. बच्चों, 1950s के बाद लगभग 30 years हो चुके थे 1980s आते आते. तो 30 वर्ष की इस अवधि के दौरान में पर कैपिटा इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हुआ और ना ही नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, और ना ही गरीबी में या निर्धनता में अधिक कमी आई. कोई गरीबी में भी कमी नहीं आई और ना ही पर कैपिटा में ग्रोथ आया. ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट which were about 45% in the early 1950s remained the same even in the early 80s. यही 45% जो था, है ना, वो बना रहा शुरू से आखिरी तक. जो 1950 के दशक से आरंभ में आधे निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 तक उतना ही बना रहा. ठीक. सिंस द 80s, लेकिन 1980 के दशक से क्या हुआ, India's economic growth has been one of the fastest in the world. 1980 के दशक से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी बेटा, वो विश्व में सबसे अधिक रही. The growth rate jumped from average of about 3.5% a year in 1970s to about 6% during the 1980s and 90s. बच्चों, जहाँ हमारे भारत की जो ग्रोथ रेट थी, ठीक, वो 3.5 थी 1970s के डिकेड में, वो ग्रोथ जंप हो गई 1980s और 1990s के बीच में 6% तक. द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. तो ये जो विकास की उच्च दर थी, इसने निर्धनता को कम करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ठीक. अब वो डेवलपमेंट अलग अलग सेक्टर्स में किए जा रहे थे, न केवल प्राइमरी सेक्टर में बल्कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में उनकी ग्रोथ की वजह से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ने बड़ी तेज़ी पाई. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगे, है ना, लोगों को वर्क मिलने लगा. तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को एक सही दिशा में लेकर जा रहा था. इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development. बच्चों, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को और भी ज़्यादा वाइडन कर व्यापक बना देती है. अब इससे क्या होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो वो उसका एक नेक्स्ट टारगेट में होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, और फिर इन रिसोर्सेज को की ज़रूरत को इन्वेस्ट कहाँ करना शुरू हो जाता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में, है ना. एंड दिस आल्सो एनकरेज, बच्चों, जितना भी डेवलपमेंट होगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पर ही टिका हुआ होता है. ठीक है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एजुकेशन. सो दिस आल्सो एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन.
including the girl child to the school in the hope of getting better economic returns from investing in education. फिर लोगों को लगने लगा नहीं कि अब एजुकेशन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, सबको स्कूल भेजना शुरू किया ताकि उन्हें फ्यूचर में एक बेहतर इकोनॉमिक रिटर्न के तौर पर ये मिल सके. और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर शुरू कर दिया. However, the poor may not be able to take different advantages from the opportunities created by economic growth. हालांकि तथा यह भी संभव है कि जो आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोगों को प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाया होगा. ठीक है. और इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि जो कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ दिखाई दी उसकी जितनी हम अपेक्षा करते थे उन अपेक्षाओं पर वो खरी नहीं उतरी. ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन. जितना हमने सोचा था उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल पाई. दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पुअर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. बच्चों, निर्धनता का जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग कहाँ रहता था, वो गांव में रहता था. और सभी के सभी कहाँ पर थे, वो किस पर निर्भर थे, वे सभी एग्रीकल्चर पर, कृषि पर आश्रित थे. इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग निर्धनता के भेंट चढ़ता ही चला गया और वो गरीबी के उस माहौल में ही जीता रहा. तो लेकिन 1980s के डिकेड्स के बाद जो ग्रोथ आया, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम ये समझ सकते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट दिखा होगा वो अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा देखने को शायद हमें मिला रहा होगा. बच्चों, अभी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ से के प्रमोशन को लेकर के समझा. अब हम पुअर्टी को ख़त्म करने के लिए एंटी पुअर्टी मेजर्स जो थे उसके लिए जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं, हम उन प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन को अब गेन करेंगे. तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाती है. कई ऐसे एक्ट इम्प्लीमेंट करवाती है, कई ऐसे एक्ट पास करवाती है पार्लियामेंट के थ्रू जो गरीबों की गरीबी को, जो पुअर्टी को रिड्यूस कर सके, रिमूव कर सके, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स को वो लॉन्च करती है. हम उसी में पहला देखेंगे. नंबर 1, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. बच्चों, ये पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005. ठीक, ये इसके बारे में अब हम इसको इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं. What was the aim of this program? The main aim to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. बच्चों, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था सितंबर 2005 में. और इस विधेयक का प्रत्येक वर्ष, ठीक है, कम से कम 100 दिन का रोजगार रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करने का रखा गया ताकि वहाँ के लोग अपने परिवार को, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए इसके माध्यम से अपनी सिक्योरिटी, सुरक्षा पा सकें. उन्हें आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाना शुरू किया गया. और ये बेटा, इट वाज आल्सो एम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. ये साथ ही साथ इसका जो एम था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास पर आधारित था, उससे संबंधित था, जो कि ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन से संबंधित भी हो सकता था. मतलब कि जहाँ ऐसी जगहों पर जहाँ पर फॉरेस्टेड एरिया कम है तो वहाँ प्लांटेशन करना, सॉइल इरोजन का हो रहा तो एम्बैंकमेंट्स को क्रिएट करना, ड्रॉट कंडीशन को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ प्लान करते हुए इस तरह के वर्क करवाना कि इन सभी चीज़ों से हम मुक्ति पा सकें, ड्रॉट कंडीशन से छुटकारा मिल सके. डिफॉरेस्टेशन है तो हम फॉरेस्ट को तैयार किया जाए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए मेड़बंदी वगैरह के काम, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और इन सभी से जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड वर्क करवाना.
1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वीमेन। 33% कह लीजिए जो जॉब्स होंगे वीमेन के लिए रिजर्व किए जाते थे। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। द शेयर ऑफ SC and STs women per persons days in scheme are 23%। इनके लिए भी 23% जो है रिजर्व कर दिया गया। 17% एंड 53। SCs के लिए 23, ST के लिए 17 और वीमेन पर्सनस के लिए 53% जो है इनको इनके वर्क के हिसाब से शेयर कर दिया गया, बांट दिया गया इसको। ठीक, आगे देखिएगा। द एवरेज wage has increased from 65 in 2006-07 to 132 in 2013-14 and recently in March 2018 the wage rate for unskilled manual worker has been revised state-wise. The range of wage rate for different states and union territories lies in between rupees 281 per day for the workers in Haryana and rupees 168 per day for the workers of Bihar and Jharkhand। तो ये इनके वेजेस के जो है वो रेट हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों अब आगे है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम विच वाज स्टार्टेड इन 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बेटा 1993 में स्टार्ट की गई थी और उसका मेन एम क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए अवसर सृजित करना। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स एंड दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री। बच्चों इसके अलावा उन लोगों की मदद करना ताकि वे अपने लघु व्यवसाय और उद्योग को भी स्थापित कर सके, उसमें उनकी मदद करना, ये था सेकंड। थर्ड बेटा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP विच वाज लॉन्च्ड इन 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन का जो कार्यक्रम था वो 1995 में चालू हुआ। अब इसका एम क्या था, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। जो ग्रामीण क्षेत्र थे छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, ये इसका मेन उद्देश्य था, मेन एम था। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 25 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर बेटा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विच वॉज लॉन्च्ड इन 1999 और इस योजना का क्या उद्देश्य था, क्या एम था, ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। बच्चों इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो गांव में निर्धन परिवार हैं उनको स्व सहायता समूहों से संगठित करना, बैंक ऋण और सहकारी सहायता के संयोजन से उनको निर्धन रेखा पुअर्टी लाइन से ऊपर लेकर आना। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य था। एंड अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च्ड इन 2000, जो उसको 2000 में इम्प्लीमेंट किया गया था और इसके अंतर्गत क्या था कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि आपको गांव में शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये इसके अंतर्गत था। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ अंत्योदय अन्न योजना। इसके अलावा बेटा अंत्योदय अन्न योजना है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने देखा कि ये सभी जो कार्यक्रम थे ये सब मिले जुले परिणाम इसके निकल कर के आए। हालांकि ये बात सच है कि उनके कम प्रभाव होने का मुख्य कारण क्या था
लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग, बच्चों सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी के कारण और उसका उचित तौर पर कार्यान्वयन नहीं किया जाना, ये इसके कम प्रभावी होने के मुख्य कारण थे। ठीक, हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी रही। मतलब अगर आप बात करें मनरेगा की, तो वो काफ़ी व्यापक तौर पर गांव में चलाई जा रही थी और अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के जो लाभ थे उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। और हाल ही के वर्षों में जो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के ऊपर जो है मॉनिटरिंग, उस पर अब बल दिया जा रहा है ताकि इस गरीबी को, इस पॉवर्टी को जल्द से जल्द हटाया जा सके। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप ज़रूर मुझे इसके बारे में सूचित करें। थैंक यू वेरी मच।